स्पीकर पे ऐसा कुछ है क्या, इसीलिए आप जब बोल रहे हो? प्रणाम आप सभी को। गायत्री परिवार बैंगलोर कर्नाटका आप सभी का स्वागत करता है। आज हम वेबिनार के सीरीज में पांचवा सीरीज प्रकृति मित्र अभियान के अंतर्गत घर घर प्रकृति मित्र के टॉपिक पर आज का हमारा डिस्कशन है। मैं नीतीश त्रिपाठी भैया को आमंत्रित करूंगा कि वह के बारे में इंट्रोडक्शन दें। सभी को प्रणाम। गायत्री परिवार बैंगलोर की सप्त आंदोलन वेबिनार सीरीज में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा विषय जो पर्यावरण आंदोलन के अंतर्गत है, घर घर प्रकृति मित्र। जिस तरह से आज विश्व में मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के नाम पे जो हमने अप्रत्याशित और अंधाधुंध और बिना सोचे समझे जो प्रगति करी है, उसमें कहीं ना कहीं हमने पर्यावरण को उपेक्षित कर दिया है, बहुत उसको नुकसान पहुंचाया है। और इसी वजह से ना तो हमको शुद्ध वायु मिलती है, ना हमें शुद्ध जल प्राप्त होता है, और हमारे भोजन में भी बहुत सारी अशुद्धताएं आती है जो केमिकल या फर्टिलाइजर्स के रूप में। पॉल्यूशन भी इतना बढ़ा हुआ है, चाहे वो इंडोर हो या फिर वो आउटडोर हो, वो भी बराबर आपको नुकसान देता है। जो इंडोर आजकल और आजकल की जो परिस्थितियां हैं, जो विषम परिस्थितियां में हम ज्यादातर हम में से लोग हमारे घर से काम कर रहे हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम का कर रहे हैं, वो उन लोगों के लिए जो घर में हैं, थोड़ा स्ट्रेस लेवल बढ़ चुका है। और ये स्ट्रेस लेवल का रीजन कहीं ना कहीं हमारा ये इंडोर पॉल्यूशन भी है, और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह हम यूज करते हैं उसमें से जो वेव्स वगैरह निकलती हैं, उनकी वजह से भी है। तो इसी इसी को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया था कि अ, पर्यावरण आंदोलन को हम अब अपने घर से शुरू करेंगे। और हम आज आपको हमारे घरों में बहुत ही इजीली लगने वाले इंडोर प्लांट्स, जो बहुत ही कम मेंटेनेंस जिनको चाहिए होता है, वो बताएंगे। और इसके साथ में भी हमारे जिन व्यूअर्स के पास में बड़ा टेरेस है, वो अपने घर की छत पर नवग्रह वाटिका को ला के उसका लाभ ले सकते हैं। तो मैं नीतीश त्रिपाठी, मैं बैंगलोर में एक स्टार्टअप ओयो रूम्स में एज अ सीनियर डेवलपर काम करता हूँ। गायत्री परिवार और दिया राजस्थान और गायत्री परिवार बैंगलोर के हर कार्यक्रमों में हिस्सा लेता हूँ। और प्रगति मित्र अभियान के अंतर्गत जो भी हम एक्टिविटीज बैंगलोर में करते हैं, उसमें भी हम प्रमुख रूप से मेरा हमारा योगदान रहता है। इसके साथ में ही हमारे दोनों मुख्य वक्ताओं का मैं एक संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। अजय रामोला भैया जो बेसिकली देहरादून से हैं, वो वर्षों से गायत्री परिवार के परम साधक और कार्यकर्ता हैं, और उनको प्रकृति और गौ माता से विशेष प्रेम है। और वो हमेशा अपना गुरु गुरु कार्य में योगदान देते हुए रहते हैं और दूसरों को भी बहुत प्रेरित करते हैं। विमल श्रीवास्तव भैया जो कि एक प्रतिष्ठित विमान कंपनी एयरबस में एक सीनियर रिसर्च इंजीनियर के पद पे काम करते हैं, वो है प्रयागराज से और अभी बैंगलोर में कार्य करते हैं। इतना बिजी स्केड्यूल होने के बाद भी वो गायत्री परिवार कर्नाटका और गुरु कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं, और हर संभव अपनी हेल्प हम हमें हेल्प करते रहते हैं। और इसके अलावा हम गायत्री परिवार बैंगलोर का जो पर्यावरण आंदोलन है, जिसे हम प्रकृति मित्र अभियान के नाम से चलाते हैं, हम बहुत सारे प्लांटेशंस करते हैं। जैसे 2018 में हमने सीड बॉल्स का एक इनिशिएटिव लिया था, और उसको देखते देखते बहुत सारे दूसरे शक्तिपीठों और चेतना केंद्रों में सीड बॉल्स और बीज बम बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। उसी तरह से 2019 में हमने जो थीम रखा था कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जा जाके वृक्षारोपण, और वहाँ पे हम विद्यार्थियों को पर्यावरण जागरूकता का संदेश दे के आते थे, वही उन्हें उनका ध्यान रखते थे। तो चलिए आज का हम आज की श्रृंखला हम आगे बढ़ाते हैं। और इसी के साथ में उससे पहले हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, और उसके बाद में मैं विमर्श भैया को आमंत्रित करूंगा। तो सभी कमर सीधी करके बैठे हैं।
और गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, चलिए हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मैं उसके लिए विमल श्रीवास्तव भैया को आमंत्रित करूंगा कि वो आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। विमर्श भैया। प्रणाम सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश भैया। तो नीतीश भैया की बातों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज एयर प्यूरिफिकेशन पर थोड़ा बात करेंगे और इसमें मेनली जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि एयर पोल्यूशन ज़्यादातर सिटीज़ में है और हम लोग किन्हीं भी मेट्रो सिटीज़ में जाएं, मोस्ट ऑफ देम आर गेटिंग पोल्यूटेड बाय पार्टिकल्स एंड मैनी अदर थिंग्स। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग जो आउटडोर एयर पोल्यूशन है उसमें जो कि ट्रैफिक की वजह से या फैक्ट्रीज की वजह से हो रही है उस पर हम लोग तो काम कर ही रहे हैं कि कैसे हम लोग और पेड़ लगाएं, वृक्ष लगाएं और वहाँ उस चीज़ को पोल्यूशन को कम करें, लेकिन उस पर उतना कंट्रोल है नहीं हम लोग का क्योंकि वो बहुत बड़ा एरिया है। लेकिन इंडोर जो वातावरण है अंदर का, उस पर हम लोग का पूरा कंट्रोल रहता है और उसका पूरा कंट्रोल हम लोग ले सकते हैं, उस वातावरण को कितना प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो उसी की बात आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। नीतीश भैया अगर आप स्लाइड इंडोर पोल्यूशन पे लाएं तो जी। तो हम लोग अगर इस इंडोर एयर पोल्यूशन की बात करें तो भले ये उतना हाईलाइटेड नहीं है जितना कि आउटडोर एयर पोल्यूशन है, लेकिन ये उतना ही डेंजरस है, उतना ही खतरनाक है। और चूंकि ये ऐसे केमिकल्स से होता है जो हम लोग के रोज़मर्रा जीवन में जो जो हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं उनसे जो एमिशन होता है इन केमिकल्स का, उसकी वजह से इंडोर एयर पोल्यूशन होता है। तो कुछ केमिकल्स जैसे बेंजीन, टोल्यूलीन, फॉर्मल्डिहाइड, ज़ाइलीन, ये सब कुछ खतरनाक केमिकल हैं जो कि हम लोग की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जैसे कि आपका फ्लोर क्लीनर हो गया, डिटर्जेंट्स हो गया, हम लोग नॉन स्टिक कुकवेयर यूज़ करते हैं, उसको जब हम लोग हाई टेम्परेचर पर लाते हैं तो उनसे टॉक्सिक पार्टिकल्स एमिट होते हैं। आर्टिफिशियल रूम फ्रेशनर्स, डिओड्रेंट्स, टॉयलेट क्लीनर्स, स्मोकिंग कैंडल्स, वॉल पेंट्स, इंसेंस स्टिक, सिगरेट्स एक्सेट्रा। और स्पेशली जो हम लोग खासकर अगरबत्तियां यूज़ करते हैं जो बाजार में मिलती हैं, मोस्ट ऑफ देम कंटेन्स दीज टाइप्स ऑफ केमिकल। फ्रेग्रेंस के अलावा ये सब केमिकल उसमें रहते हैं और ये सब अ, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी ये पोल्यूटेंट्स हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, जो है मींस कैंसर टाइप, कैंसर कॉजिंग होते हैं बहुत तरह के। और उसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और उसके साथ साथ जो छोटे बच्चों में वो उनकी ग्रोथ इम्पेयर कर सकते हैं, वेदर इट्स फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ। और उसके साथ ही साथ हम लोग अब चूंकि इस समय ज़्यादा टाइम इंडोर घर में ही बिता रहे हैं ड्यू टू वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन इस विषम परिस्थितियों में, तो उससे अगर ये लॉन्ग टर्म में जितने भी ये सब केमिकल्स हैं, ये एंजाइटी, इंसोम्निया जैसी चीज़ें भी आपके लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो इसी के आगे लेते हुए आगे स्लाइड पे हम लोग बात करेंगे कि इसका सल्यूशन क्या है, क्या सल्यूशन हो सकता है। तो जो पहली चीज़ है जो हम लोग के मस्तिष्क में आती है वो है कि एयर प्यूरीफायर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और अभी अगर आप देखें तो एयर प्यूरीफायर हम आर्टिफिशियल भी आते हैं और नेचुरल भी हैं। तो आर्टिफिशियल अगर आप एयर प्यूरीफायर की बात करें तो विभिन्न वेबसाइट पर आप देखेंगे तो इनकी जो अच्छे एयर प्यूरीफायर की रेंज है वो 15,000 से लेकर 50,000 तक रहती है। और साथ में इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा और जो उनकी फ़िल्टर क्लीनिंग होती है, उनका जो मेंटेनेंस है, वो एकदम अलग ही खर्चा होता है। ये सब इस सब पर ऐड हो जाता है। अगर आप दूसरी तरफ देखें, हम लोग के जो नेचुरल एयर प्यूरीफायर हैं, वो 100 से 200 रुपए में एकदम इकोनॉमिकल हैं और उनकी मेंटेनेंस बहुत कम रहती है। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा फ़ोकस नेचुरल एयर प्यूरीफायर पर करना चाहेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हुए
ये जो जितने भी इंडोर एयर पोल्यूशन के लिए जो इंडोर एयर है जो वातावरण को शुद्ध करने के लिए एक रिसर्च हुआ था नासा के द्वारा एंड द रिसर्च वाज बेस्ड ऑन वेरियस प्लांट्स। उनको इंडोर एक बंद जगह रखा गया और उस पर बहुत तरह के केमिकल वहां पर एमिट किए गए और वहां पर देखा गया कि कितना केमिकल ये लोग रिमूव कर पा रहे हैं, ये प्लांट्स रिमूव कर पा रहे हैं उस पर्टिकुलर वातावरण से। तो ये रिसर्च पब्लिश हुआ था 15 सितंबर 1989 में। इसकी फुल डॉक्यूमेंट अगर आप लोग को देखनी है तो ये नासा के वेबसाइट पर अवेलेबल है। और चूंकि हम लोग एक ज़्यादातर लोग अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं या ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ लिमिटेड स्पेस है, तो जो मैंने जितने भी इंडोर प्लांट्स लिए हैं वो इनमें से नासा ने बहुत सारे पब्लिश किए थे, उसमें से कुछ लिए हैं जो कि कम से कम जगह लेते हैं। तो हम लोग पहले इंडोर प्लांट पे आते हैं। वो है एलोवेरा। ये तो बहुत ही फेमस प्लांट है, लेकिन ज़्यादातर कॉस्मेटिक्स के लिए ये फेमस है कि स्किन प्रॉब्लम्स हो या कोई और प्रॉब्लम हो उसके लिए फेमस है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये एयर प्यूरिफायर बहुत अच्छा है। और खासकर जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जैसे मैंने बताया फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन, जो वार्निश में, फ्लोर क्लीनर में और इन सब में पाए जाते हैं, उसको बड़े अच्छे से रिमूव करता है। और इसको थोड़ी बहुत धूप चाहिए होती है, ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होती है और ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए होता है। इस पर खास बात ये रखनी है कि ज़्यादा पानी देने पर ये सड़ने के भी चांसेस रहते हैं। और इसका जो बेस्ट प्लेसमेंट है वो कोई भी विंडो सिल है, किसी भी विंडो के किनारे हो या जहाँ पर थोड़ी बहुत धूप इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो। तो और ये हम लोग दूसरे प्लांट की बात करें तो ये है एरिका पाम। और ये एरिका पाम तो अगर आप देखें तो ये भी ना सिर्फ हाई अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित करता है, बल्कि जैसे कि पहले भी मैंने बताया है कि जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं उनका प्यूरिफिकेशन भी बहुत अच्छे से करता है। और ये इस प्लांट को फिल्टर्ड लाइट अगर मिले, डायरेक्ट सनलाइट नहीं, इनडायरेक्ट मिले, फिल्टर्ड मिले और आप बीच बीच में इसे पानी देते रहिए ऑल्टरनेट डेज पे, तो ये बहुत अच्छा थ्राइव कर जाता है। और एक 2 से 3 प्लांट अगर आपके घर में है तो काफ़ी हैं सभी लोग के लिए। इसका जो बेस्ट प्लेसमेंट है वो लिविंग रूम आप कह सकते हैं, जहाँ पर ये सौंदर्यता भी बढ़ाता है और एयर भी प्यूरिफाई करता है। उसके बाद अगला प्लांट जो है वो स्नेक प्लांट है, इसको मदर इन लॉ टंग भी कहते हैं। और इसका जो है खास बात, सबसे खास बात इस प्लांट की है कि ये रात में भी ऑक्सीजन एमिट करता है। ज़्यादातर प्लांट्स सिर्फ दिनों में ऑक्सीजन एमिट करते हैं, बट ये पर्टिकुलर प्लांट रात में भी ऑक्सीजन एमिट करता है। और इसके अलावा इसके साथ साथ ये हार्मफुल केमिकल्स को भी प्यूरिफाई करता है। और ये प्लांट अगर जो है बहुत वेल लिट कंडीशन है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं होनी चाहिए तब भी बहुत अच्छा काम करता है। और अगर कम सनलाइट हो तब भी ये इसको कोई खास ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। ये भी वीकली वाटर्ड है, मीन्स 2-3 डेज अ वीक, नॉट मोर देन दैट। और इसका बेस्ट प्लेसमेंट कहते हैं कि बेडरूम में कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा रात में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है सबसे ज़्यादा, तो इसके लिए बहुत अच्छा जगह है बेडरूम बेस्ट प्लेसमेंट। So I think we can go to the next plant. Next plant is money plant. ये भी this is very famous for various other reasons like वास्तु और ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा माना जाता है इस प्लांट को। बट ये बहुत अच्छा एयर प्यूरिफायर भी है अपने साथ साथ, और बहुत अच्छे अच्छे बहुत जो आपके हार्मफुल केमिकल्स होते हैं बहुत ही खतरनाक, उसमें कुछ हैं जैसे कि टोलुलीन है, इन सबको भी ये साफ करता है। इसका जो है इसको ज़रूरी नहीं कि आप मिट्टी में ही लगाएं, ये तो किसी भी ग्लास जार में पानी भर के भी ये बड़े अच्छे से थ्राइव कर जाता है। और ज़्यादा इसको पानी की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलनी चाहिए, इनडायरेक्ट सनलाइट प्रेफर करता है। डायरेक्ट सनलाइट होने से इसकी पत्तियां जल सकती हैं। एक खास बात ध्यान देने की है कि चूंकि ये प्लांट बहुत कॉमन है और बहुत अच्छा भी माना जाता है, लेकिन इसकी पत्तियां जो है मतलब अगर किसी तरह का छोटे बच्चों के या आपके पेट हैं आपके यहाँ, उनके अंदर चली जाए, उनके पेट में चली जाए तो नुकसान करता है। तो ये खास बात रहती है इस प्लांट के साथ। और ये बेस्ट प्लेसमेंट इसका कोई भी रूम है, बस किसी भी तरह ये छोटे बच्चों के रीच से बाहर रहे। और अब न जो आप हम लोग प्लांट की बात करेंगे वो है स्पाइडर प्लांट।
ये इसकी खास बात ये है कि कार्बन मोनोक्साइड को ये बहुत अच्छे से, कार्बन मोनोक्साइड और ज़ाइलीन को जो है बहुत अच्छे से ये रिमूव करता है। अक्सर हम लोग जो अगरबत्तियाँ यूज़ करते हैं बाजार की, जो आर्टिफिशियल केमिकल से बनी रहती है, उसमें ठीक से कंबशन हो ना होने के कारण उसमें भी थोड़ा थोड़ा कार्बन मोनोक्साइड एमिट होता रहता है। तो ये प्लांट उसको रिमूव करने के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। और इसको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए, ऑल्टरनेट डे वाटरिंग की जा सकती है। सनलाइट डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही प्रेफर करता है, डायरेक्ट ना हो तो अच्छा है। और इसका जो प्लेसमेंट है वो या तो बेडरूम है या लिविंग रूम है, आप कहीं भी रख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे रबर प्लांट की। रबर प्लांट में तो भी फेमस है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो है, जो भी केमिकल हैं, सबसे ज़्यादा इसका रेट बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप इसके पत्तों को देखें तो उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा रहता है। और उसी की वजह से ये लोग कोई भी जो आपके जो केमिकल्स हैं, और इवन कभी-कभी ऐसा होता है कि ह्यूमिड कंडीशंस रहती हैं, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर रहता है, तो उसमें बैक्टीरिया जो ह्यूमिडिटी की वजह से पनपते हैं, फंगस के जो फंगस हैं वो पनपते हैं, उनको ये बड़े अच्छे से रिमूव कर सकता है, बड़े अच्छे से हेल्प कर सकता है। और इसको ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये डिम लाइट में बहुत अच्छे से थ्राइव करता है। इसको बहुत कम मिनिमम सनलाइट दी जाए तब भी ये चलेगा। और इसे आप लिविंग रूम या बेडरूम में रख सकते हैं, इसका जो बेस्ट प्लेसमेंट। और ये जो आखिरी प्लांट की मैं बात करूंगा वो है सिंगोनियम। और इसका सबसे बड़ी बात है कि इसको बोलते हैं कि इट्स वेरी हार्ड टू किल प्लांट। ये जल्दी मरता नहीं है, आप इसका ध्यान दें चाहे ना दें। और ये लीस्ट मेंटेनेंस मांगता है। और इसका जैसे कि और पेड़ों की तरह और भी प्लांट जो हम लोग ने पहले डिस्कस किए थे, ये जो भी हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको रिमूव करता है बड़े अच्छे से, अलोंग विद द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। और जितने भी इवन ना सिर्फ जो हम लोग ने केमिकल जो रोजमर्रा के जीवन में हम लोग यूज करते हैं उससे निकलते हैं, बल्कि जो कुछ और भी अगर बाहर की जो एयर पोल्यूशन है वो भी अगर घर में आ रहा है इनसाइड इन इन द रूम, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑल दीज थिंग्स, ये भी उस चीज को रिमूव करता है। और इसका प्लेसमेंट, इसको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, ऑल्टरनेट डे वाटरिंग की ज़रूरत है, इनडायरेक्ट सनलाइट इज गुड फॉर इट। एंड इसका बेस्ट प्लेसमेंट है लिविंग रूम। और इसके बाद ही आई थिंक जो समरी में अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ इन पूरे प्लांट्स की, तो एक चीज़ कॉमन है कि सारे प्लांट्स जो है बड़े लो मेंटेनेंस मांगते हैं। और इनकी जो वाटरिंग है वो ऑल्टरनेटिव डे की जा सकती है। और अगर आप चाहें तो इनकी मिस्टिंग कर सकते हैं, हालांकि वो ऑप्शनल है, लेकिन इनके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए आप इनकी मिस्टिंग कर सकते हैं ऊपर से। और डायरेक्ट सनलाइट कभी नहीं देना है, क्योंकि ये डैमेज करती है इन लोग को। इनडायरेक्ट सनलाइट इज ऑलवेज रिकमेंडेड। और मीडियम टू डिम लाइट कंडीशन में दे कैन इजीली थ्राइव, नॉट अ प्रॉब्लम। और सबसे जो खास बात सारे प्लांट्स के लिए है कि एरिका प्लांट को छोड़कर, कि पानी बहुत सोच समझ के डालना है। पहले सॉइल को चेक कर लेना है वेदर इट्स ड्राई और नॉट। इफ इट इज नॉट ड्राई देन उसको वाटर की जरूरत नहीं है। अदरवाइज ज़्यादातर इन प्लांट्स में सबसे बड़ा जो खतरा रहता है वो ज़्यादा वाटर से सड़ जाने का रहता है। तो इसी के साथ यही यही टॉपिक है। और इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे मे बी हम लोग इसके एंड ऑफ द सेशन में ले सकते हैं। और इसके बाद मैं हैंड ओवर करना चाहूँगा तो अजय भैया को। धन्यवाद। अजय भैया जी, हाँ आपका कैमरा ऑन कर दीजिए जी। ठीक है। तो अब जो हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है नवग्रह। और अब हम अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। नव का हमारे जो ऋषि मुनि थे प्राचीन काल में, वो काफी गहन शोध किया करते थे। और उन्होंने उनके शोध का परिणाम ये होता था कि वो काफी ज्ञान और विज्ञान की चीजें निकाल कर लाते थे। और उससे आज भी मनुष्य जाति को बहुत फायदा हो रहा है, चाहे वो योग हो, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो आयुर्वेद हो। ऐसी अनेकों अनेक चीज हैं जो आज भी मौजूद हैं।
हमारे ऋषियों ने देखा कि सौर मंडल में 9 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इन ग्रहों की अच्छी या बुरी स्थिति का सीधा सीधा असर मनुष्यों पर पड़ता है। तो these planets have effect physically, mentally, social, financially and spiritually. So if there is something position is not correct, it affect badly. और अगर उनका पोजीशन अच्छा हो तो इंसान को फायदा भी होता है। हमारे ऋषियों मुनियों ने ऐसे तो कई सारे तरीके बताए, उनमें से एक तरीका आज हम चर्चा करेंगे कि जिससे हम नवग्रहों की स्थिति को अच्छा कर सकते हैं, उनसे आने वाले बुरे प्रभाव, नेगेटिव एनर्जी को हम मिनिमम कर सकते हैं और जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बढ़ा सकते हैं। तो अब हम ये कैसे कर सकते हैं, अब हम इसके ऊपर बात करेंगे। सो नवग्रह वृक्ष, previous slide, Navgraha Vriksha. So Nava means 9, Graha means planets, and Vriksha means tree. It means there are 9 trees which represent these 9 planets, and if we put these trees in our rooftop, then it avoids the negative energy from them. और अब हम पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब बेनिफिट की भी हम बात कर ही चुके हैं कि वो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब ये है कि 9 प्लैनेट्स और उनकी दिशाएं, अब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। सो यहाँ पर पहला जो वृक्ष है, पहला जो है वो है बरगद, और इसकी जो दिशा होती है वो होती है पूर्व, यानी the name of this tree is banyan and we have to keep this in east direction. ये हमारा पहला पौधा है नवग्रह के वृक्षों की लिस्ट में। दूसरा जो पौधा आता है वो आता है अनार का पौधा, और इसको हम रखते हैं अग्नि दिशा में। The second plant is pomegranate and we keep this in southeast direction. तीसरा गूलर, और इसकी जो दिशा है वो है दक्षिण। अगली स्लाइड। चौथा जो पौधा है वो है कचनार, और इसकी जो डायरेक्शन है, दिशा है वो है नृत्य। वी कॉल दिस बहुनिया एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस प्लांट इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन। पांचवा पौधा जो नवग्रह वृक्ष की लिस्ट में आता है उसका नाम है पीपल, और इसे हम रखते हैं पश्चिम दिशा में, Ficus religrosa, and we keep this in west direction. छठा पेड़ या पौधा का नाम है इमली, और इसकी दिशा है वायु। The sixth plant here is tamarind and the direction of this is northwest. सातवां जो बिल्व का पौधा होता है, जिसे हम शिवलिंग में भी अर्पित करते हैं, या हम बेल का पौधा लगा सकते हैं, और इसकी जो दिशा होती है वो होती है उत्तर। The seventh tree in a list is Eagle Marmelis and its direction is north. आठवां है आंवला, और इसकी जो दिशा है वो है ईशान। The eighth plant in this list is Indian gooseberry and its direction is northeast. नवा, इस लिस्ट में नवा पौधा है तुलसी, और हम इसको मध्य में रखते हैं। The ninth plant here is holy basil and we keep this in center. So ये है, इनको ये हमने नवग्रह वृक्ष कहा, इनको हम वास्तु वृक्ष मंडल भी कहते हैं और इनको मंगल वृक्ष भी कहते हैं। इनको मंगल वृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर देवताओं का निवास होता है। इस चित्र के माध्यम से हमने ये समझाने की कोशिश करी है कि किस दिशा में कौन सा पौधा रखना है। हम देख सकते हैं
कि एक बड़ा सा रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के अंदर 9 छोटे छोटे रेक्टेंगल हैं। अगर आप देखें तो हमने इसको तो इनको इसी डायरेक्शन में रखा जाता है जिस डायरेक्शन में ये रेक्टेंगल है। जैसे पूर्व है तो बरगद, उसका अपोजिट हो गया पश्चिम, तो वहां हम रखेंगे पीपल, बीच में हम तुलसी रखेंगे। तो हमने ये बताने की कोशिश करी है कि अगर हमारी छत ऐसी है तो हमको किस पोजीशन पे हमको कौन सा पौधा रखना है। एंड today we are discussing about this Vastu Vraksh Mandal, and the base of this information is the lecture which was delivered by Mewalal ji when he came to Bangalore in July 2012, and more than 100 Gayatri Parijans participated in 5 days naturopathic camp. During one of his lecture, he gave information on this topic, and later he provided PDFs as well. Now that PDF we are using as a source of information, और हम मेवालाल जी के द्वारा जो भी हमको जानकारी दी गई है उसी के आधार पर आज हम ये सब प्रस्तुत कर रहे हैं, कौन सा पौधा है और किस दिशा में लगाना है। अब हम बात करते हैं नवग्रह वृक्ष की। हमने नवग्रह वृक्ष को हमने अपनी छत पे लगा दिया। कौन से 9 वृक्ष हैं वो भी हमको पता है, कौन कौन सी दिशा में हमने लगाना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। हम इन 9 ग्रहों को 9 डायरेक्शंस में लगा चुके हैं। अब हमको इनसे क्या फायदा होगा, अब हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जो पहला फायदा है वो तो ये है कि अगर आप देखें तो ये जो 9 पौधे हैं ये अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और काफी सारा कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा ऑक्सीजन लेवल एयर पे बढ़ेगा। अब हम दूसरी स्लाइड में चलते हैं। So now we talked about the first benefit. Now we will talk about the second benefit. Since these 9 plants emits more oxygen, so if we do pranayam, the result will be better. Where? In rooftop. Why? Because there are few other benefits if we do yoga in rooftop. The second benefit here is if we do yoga in rooftop, then sunlight will fall in our exposed body parts like hand, legs, face, and our body will make sufficient amount of vitamin D, whatever is required for the body. Here, one of the important thing is to keep in mind that if we expose our abdomen, belly area, or the backside, doing this, our body accumulates the sunlight very faster and vitamin D is formed very fast. So this is one of the tips. Okay, now since God and deities resides inside these 9 plants, and that is why we call them as Devvriksha. So they emit positive vibration. So either we are doing yoga or we are just walking or we are just sitting, whatever, we get the benefit of the strong positive vibrations from this devta, which eventually helps us. और इसके बाद अब हमने ये लगाया है छत पे 9 पौधे, तो वो एयर पॉल्यूशन को कम करेंगे। इन 9 पौधों को लगाने के और भी फायदे हैं। एक फायदा तो ये हो गया कि हमको ऑक्सीजन उचित मात्रा में मिल गई। दूसरा फायदा ये हुआ कि हम लोगों को विटामिन डी भी ले लिया, हम देवताओं के सानिध्य में भी हैं, उनके साथ योग करते हैं या बैठे रहते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे फायदे हैं। वो क्या है?
अब होता क्या है कि 9 ग्रह होते हैं और उनकी स्थिति के अनुसार अगर उनकी स्थिति खराब हो या उनकी पोजीशंस ठीक ना हो तो उसका बुरा असर इंसान पर पड़ता है। अब हम किस तरीके से उस बुरे असर को हम कम कर सकते हैं और उनसे जो फायदा मिलना है वो कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो पहला जो चीज आती है, अभी हमने 9 पौधे 9 वृक्ष अपनी छत पर लगा दिए। पहला, हम उनकी परिक्रमा करें और परिक्रमा करते वक्त हम लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। दूसरा, हम इन सभी 9 देव वृक्षों को हर दिन पानी दें, जल चढ़ाएं। तीसरा, इन 9 देव वृक्षों के समक्ष हम जलता हुआ दीपक रात्रि को रख सकते हैं। ये सब करने से जो देवी देवता इन पौधों के अंदर निवास करते हैं वो प्रसन्न होते हैं और हमारे नवग्रह, जो हमारे ग्रहों में जो दिक्कत है, मुसीबतें हैं, वो ठीक होती है और हमें इनकी अनुकंपा मिलती है। अब हम चलते हैं अगले स्लाइड में। Okay, now one thing we have to keep in mind, because these trees will grow up bigger in coming few years, and once these are grown up, like in 2 years, 3 years, then it's a time that we plant these trees at right place. It could be jungle, it could be any barren land, anywhere, whatever the suitable place we can find, we should plant them there. And the existing plants can be replaced with the new saplings. But we have to keep in mind that we should now never turn any plant into a bonsai. The reason is we are forcefully converting a plant to a dwarf, which could have been bigger in coming years, but forcefully we are making them small. So by this, they emit negative energy instead of positive energy. So here the point is, neither we should convert any plant into bonsai, nor we should keep any bonsai plant at home because they emit negative energy. अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। इसके अलावा अब हम इनसे और क्या फायदा ले सकते हैं, इन नवग्रह वृक्ष। हमने इन पौधों को हमने किसी जंगल पे लगा दिया, हमने किसी उपयुक्त स्थान पे लगा दिया। कुछ सालों बाद जब ये पौधे बड़े होंगे, पेड़ बनेंगे, इनमें जो डंडियां हैं वो नीचे गिरेंगी सूख कर, तो ये जो 9 पेड़ हैं, इन 9 में से जो सूखी लकड़ियां इनकी है वो हम इकट्ठा कर सकते हैं और उनको हम यज्ञ में आहुति दे सकते हैं। इनकी लकड़ियों को कहते हैं नवग्रह समिधा। इसका क्या फायदा है? अगर हम किसी यज्ञ में, हवन में नवग्रह समिधा का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी हमारे जो कुपित 9 ग्रह हैं, जो जिन ग्रहों में दोष है, उनमें शांति आती है और वो अच्छे बनते हैं। तो ये एक और फायदा है कि हम इन पेड़ों से नवग्रह समिधा को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हवन में। इसके बाद आता है हर्बल मेडिसिन। ये जो नवग्रह जो वृक्ष हैं, देव वृक्ष हैं, ये इनसे हमको बहुत अच्छा आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती हैं और ये बहुत चीज़ों में बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल होती हैं। So we can prepare medicine from the bark of the tree or leaves or roots, and we can cure multiple diseases very easily. So अगर हम बात करें बरगद की, तो बरगद से जो दवाई मिलती है वो इट क्योर्स वुंड एंड स्वेलिंग, इट कंट्रोल डायबिटीज, स्किन डिजीजेस, डायरिया एंड वोमिटिंग एंड अदर थिंग्स। इसी तरीके से अनार आता है, आपके अनार से जो दवाइयाँ बन सकती हैं वो एनीमिया, खून की कमी होती है, अंदर हमारे छाले पड़ जाएं, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगे, यूरिनरी डिसऑर्डर हो, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो या आर्थराइटिस हो, इन सब में
अनार से जो दवाइयाँ मिलती हैं वो काम पे आती है। अब हम अगली स्लाइड में चलते हैं। ये गूलर है। अब गूलर से बनने वाली जो दवाइयाँ हैं वो पेट के कीड़ों में काम आती है। हम मार्केट में जाते हैं और वहाँ से हम दवाइयाँ लाते हैं और हम एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं कीड़े मारने के लिए। 6 महीने में तो खानी चाहिए क्योंकि पेट में कीड़े होते हैं, उनका नुकसान बहुत होता है। लेकिन अगर हम गूलर से बनी नेचुरल दवाइयाँ खाएँ तो फिर ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा जो हमको अंग्रेजी दवाइयों से होता है। तो पेट के कीड़ों के लिए आता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल ये है। चमड़ी, ये चर्म रोग में बड़ा अच्छा काम आता है। इसी तरीके से है आपका नेक्स्ट कचनार है। कचनार टॉन्सिल बहुत ज़्यादा होता है, खास तौर से बच्चों पे ये बड़ी समस्या है। थायराइड तो हमने देखा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लॉट्स ऑफ वुमेन गेट दिस डिजीज। जॉन्डिस बहुत कॉमन है। लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आजकल बहुत बढ़ गई हैं। इन सब में कचनार की अगर हम कचनार से बनी दवाइयाँ खाएं तो इन सब दिक्कतों से हमको छुटकारा मिल सकता है बिना साइड इफेक्ट्स के। पीपल है। पीपल की हम पूजा करते हैं, इसकी हम परिक्रमा करते हैं और इसके अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्थान बताया गया है और इससे दवाइयाँ भी बनती हैं। तो जैसे लीवर के लिए हो गया, स्प्लाइन के लिए हो गया, और हिकअप्स या दांतों की जो बीमारी होगी, इम्पोर्टेंसी होगी, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ब्लड प्यूरिफिकेशन पे ये बड़ा अच्छा काम आता है। टैमरिंड है, इमली है, इसको तो हम खाने में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, थोड़ी सी अगर हम टैमरिंड डाल दें उसमें तो हमको डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, हमारा हार्ट के लिए अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो गया, डायबिटीज के लिए भी अच्छा है। अब हम चलते हैं अगले इसमें। अब आता है बिल आइगल मैर्मुलस, जिसे कहते हैं बिल। तो जो हम भगवान शिव की पूजा में इस्तेमाल करते हैं, जिनकी पत्तियां वो है। और ये ब्लोटिंग, इंडाइजेशन में काम आता है। थोड़ा कहीं पे जलन हो उसको ठीक करता है। कॉन्स्टिपेशन, लैक्सेटिव प्रॉपर्टी है इसकी। हमारे हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में ये भी काम आता है और महिलाओं के लिए खास तौर से बहुत अच्छा है। और दूसरा आता है आंवला। आंवला आयुर्वेद में ऐसा वर्णित है जो व्यक्ति 100 साल तक बूढ़ा नहीं होना चाहता और जवान रहना चाहता है वो प्रत्येक दिन आंवला खाए। तो हम समझ सकते हैं कि आयुर्वेद में आंवला की कितनी महत्ता बताई गई है। आजकल पूरी दुनिया एंटीऑक्सीडेंट्स के पीछे भाग रही है। ग्रीन टी से लेकर बहुत सारी चीजें हैं, महंगी महंगी चीजें हैं, वो ले रहे हैं और फायदा एक है, नुकसान 20 है। अगर हम उस तरफ ना जाएं और हमको अगर एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए तो आंवले से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स किसमें मिलेगा? एक आंवला 16 ऑरेंजेस, संतरे के बराबर इनके अंदर विटामिन सी होता है। तो आप लगा सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी का स्रोत है और बहुत उत्तम दवाई है। ये सुपर फूड में भी गिना जाता है जो इंसान को हर दिन खाना चाहिए। अब हम अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। गुरुदेव ने पुस्तक लिखी तुलसी के चमत्कारिक गुण और उन्होंने उस पुस्तक में तुलसी से काफी बीमारियां ठीक करने के बारे में बताया है। और तुलसी हर घर पे होती है, बहुत पूजनीय है। तुलसी का अगर एक पत्ता अगर हम पानी पे डाल देते हैं, वो पानी जो हम पीते हैं, पानी का कंटेनर, तो पानी का एनर्जी लेवल काफी बढ़ जाता है। भोजन में हम दाल बनाते हैं, हम चावल बनाते हैं, अगर हम एक पत्ता तुलसी का उस दाल और चावल में डाल दें, एक एक पत्ता, उसका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए प्रसाद और जितनी भी चीजें बनती हैं टेम्पल्स में, वहाँ पे तुलसी का काफी उपयोग होता है और तुलसी काफी बीमारियों को ठीक करने में सहायक साबित होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे वेदों में प्लांटेशन का बहुत
उपयोग बताया गया है, बहुत महत्व बताया गया है। उसमें आप लगाइए कि इसमें एक संस्कृत का श्लोक है जिसका मतलब है 10 कुओं के बराबर एक वापी अर्थात बावली होती है। 10 वापी के बराबर एक सरोवर अर्थात तालाब होता है। 10 सरोवर के बराबर एक पुत्र होता है और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। A pond equals 10 wells, a reservoir equals 10 ponds, a sun equals 10 reservoirs and a tree equals 10 suns. हम समझ सकते हैं कि हमारे वेद, हमारे पुराण और हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें वृक्षों के अंदर देवताओं का वास बताया गया है। उनकी पूजा करने से कई तरह की समाधान हो जाती है दिक्कतों का। और और इनको हमको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, भले ही हम अपने घर के आगे लगाएं, घर के अंदर लगाएं, छत के ऊपर लगाएं, एयर प्यूरिफायर के माध्यम से घर के अंदर लगाएं, नवग्रह वृक्ष के माध्यम से छत पे लगाएं, कहीं और लगाएं। हमारे वेदों में इनको खूब बढ़ावा दिया गया है, इनको शुभ माना गया है और इनसे अच्छा होता है। धन्यवाद। जी भैया, तो ये जो जो भी हमने आज प्रेजेंट किया है उनके रेफरेंसेस आप हमारी गायत्री परिवार की विभिन्न वेबसाइट्स पे देख सकते हैं और ये उनके लिंक्स हैं। हम क्वेश्चंस लेंगे। अ, पहला क्वेश्चन है भैया कि हम ये नवग्रह प्लांट्स जो कि बहुत बड़े होते हैं उन्हें एक स्मॉल पॉट में बिना उसको बोना किए कैसे हम छत पे लगा सकते हैं, रूफ टॉप पे लगा सकते तो तो भैया जब हम इनको पौधे के रूप में लाते हैं, भले ही वो पीपल का हो, तो आप देखिए वो मात्र 1 इंच या 2 इंच का होता है। उसको कुछ बड़ा होने में 2 या 3 साल तो लग ही जाते हैं, 4 साल तो लग ही जाते हैं, लगभग 4 फुट 5 फुट होने में। तो इन 4-5 साल तक हम इस पौधे को गमले में अपनी छत पर तो रख सकते हैं, पर इसके बाद ये बड़ा होगा तब हमें उसे दूसरी जगह पे लगाना होगा, जंगल या किसी बड़ी जगह पर। थैंक यू भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन विमर्श भैया के लिए है कि जो प्लांट, क्या हम प्लांट्स रूम के अंदर भी रख सकते हैं या नहीं? जी, ये जो प्लांट्स हैं, जितने भी इंडोर प्यूरिफिकेशन के प्लांट्स हैं, ये पूरे बने हुए हैं जिन्हें आप आराम से ही किसी भी रूम में रख सकते हैं। हालांकि हम लोग को ये देखना होगा कि आपके रूम में कितनी लाइट आती है, उस हिसाब से प्लांट डिसाइड होते हैं। जहाँ पर जैसे बेडरूम है या कोई और रूम है जहाँ पर कम से कम लाइट आती है, तो उसमें वो प्लांट्स रखने, जैसे कि रबर प्लांट, स्नेक प्लांट, जहाँ पर इनको क्योंकि धूप की एकदम ज़रूरत नहीं होती, मिनिमम चाहिए हफ्ते में 1 बार या 2 बार, दैट्स इट। अगर उस रूम में लाइट थोड़ी बहुत भी आती है, जैसे कि लिविंग रूम है, तो इट्स बेटर कि हम लोग वहाँ पर वैसे प्लांट रखें जैसे कि एरिका पाम है और जिनको थोड़ी बहुत धूप की ज़रूरत पड़ती रहती है। जी, वैसे पूरे पूरे भी प्लांट किसी भी रूम में रखे जा सकते हैं। थैंक यू भैया। एक और क्वेश्चन आया है कि हम पौधों की पहचान कैसे करें एवं यह बहुत डिफिकल्ट होता है मार्केट में ढूंढना, तो क्या आप किस तरह से आप हमें हेल्प कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं? अगर भैया ये बात एयर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स के बारे में है, तो मैं यही कहूँगा कि ये जो भी प्लांट्स हैं, ये कॉम जितने भी मैंने प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया है, वो ज़्यादातर उनके कॉमन नेम्स के हिसाब से मैंने लिस्ट डाउन किया था, और वो किसी भी नर्सरी में मिल सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपको नहीं मिल पा रहे हैं कोई ऑथेंटिकेटेड
प्लांट्स जो असली हो, तो ऐसी कुछ वेबसाइट्स हैं जिनका हम लोग लिंक बाद में शेयर कर सकते हैं चाहे तो, जिनमें जिससे आप ऑर्डर करा सकते हैं ये सब प्लांट्स, वो एकदम ऑथेंटिकेटेड रहे, असली रहे। अजय भैया से एक क्वेश्चन है कि क्या हम मीन्स एज अ गायत्री परिवार इसमें कैसे प्रोवाइड करा सकता है इन नवग्रह वाटिकाओं को, एवं लगाने में अगर हम लगाना चाहते हैं घर में या फिर ऑफिस में या फिर किसी गार्डन में, गायत्री परिवार के माध्यम से हमें उससे हेल्प मदद प्राप्त हो सकती है। हम एक काम कर सकते हैं भैया कि हम मान लीजिए कि 10-10 पौधे हर एक वृक्ष का हम अपने गायत्री चेतना केंद्र में रख सकते हैं। तो अगर हमने हर एक पौधे का 10 पौधे रखे तो 90 हो जाते हैं 9 के। तो हम उन 90 पौधों को अपने गायत्री चेतना केंद्र में रख सकते हैं, पानी वगैरह हम उनको दे सकते हैं। और फिर हम जो पहले तो शुरुआत हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे गायत्री परिजन हैं उनको इस विद्या का लाभ मिले। तो वो हम ऐसा कर सकते हैं कि जब भी हमारे केंद्र में कोई आ रहा है और हम उनको ये जानकारी दे सकते हैं, जो इच्छुक हैं लगाने के लिए उनको फिर या तो ये समझाया जा सकता है या फिर हम लोग उनके यहाँ जाकर उनके घरों पे उनके छतों में ये 9 पौधे रोपित कर दें सही दिशा में। तो इस माध्यम से पहले शुरुआत तो अपने गायत्री परिजनों के साथ ही की जा सकती है। उसके बाद जो गायत्री परिजन जो लगाएं वो अगर अपने पड़ोसियों को बताते हैं या ऑफिस में किसी और को बताते हैं और वो अगर अप्रोच करते हैं तो फिर चूंकि हमने अपने गायत्री परिजनों के यहाँ लगा दिया, उसके बाद वो भी जिम्मेदारी ले सकते हैं कि चेतना केंद्र जाएं, वहां से 9 पौधे लें और अपने परिचित के छत में जाकर खुद किस दिशा में लगाना है वो लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस ज्ञान को और विज्ञान को बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद भैया। एक क्वेश्चन और आया है कि पर्यावरण को हमारी संस्कृति में विशेष स्थान प्राप्त है, आज के परिवेश में यह बात कहाँ तक सच है? क्वेश्चन भैया थोड़ा सा बताएंगे फिर से एक बार? या पर्यावरण को हमारी संस्कृति में विशेष स्थान प्राप्त है, पर्यावरण को आज के परिवेश में यह बात कहाँ तक सच है? भैया आज अगर आप देखें कि दिल्ली में देखें तो जहाँ तक मुझे बड़ी हैरानी हुई थी जान के, समाचार में आया था कि 1 साल में 1 लाख लोग शायद दिल्ली थे या इंडिया थे कि केवल प्रदूषण से मरते हैं। हम लोग हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि पूरी दुनिया में हर साल, दुनिया को अगर छोड़ते केवल भारत में ही बात करें तो हर साल लाखों लोग प्रदूषण से मरते हैं। अब डायरेक्टली प्रदूषण तो नहीं होगा लेकिन प्रदूषण के माध्यम से जो दूसरी बीमारियां होती है उनसे उनकी मृत्यु हो रही है। ये बड़ी हैरान कर देने वाली चीज है। आज स्थिति बड़ी भयानक है। वो आने वाले टाइम में हो सकता है कि स्थिति और ज्यादा भयानक हो और ये हमारे जो बच्चे हैं जो जो कल बड़े होंगे या उनका भविष्य है, ये एक तरीके से बहुत ही डरावना है कि वो जिस जगह वो रहेंगे वहाँ की हवा में इतना जहर है कि दिल्ली में कहते हैं कि एक दिन में सांस लेने का मतलब होता है 20 सिगरेट पी जाना। तो आप सोचिए कि कितना हानिकारक है। बड़े लोग तो चलिए उसको झेल लेंगे, पर उन नवजात शिशु का क्या जो 6 महीने के हैं, 3 महीने के और दिल्ली की हवा ले रहे हैं, तो कितनी बीमारियां उनको आने वाले टाइम पे होने वाली हैं। पहले के टाइम से अब ज्यादा जरूरी है कि पर्यावरण का संरक्षण हो। पहले मनुष्य कम थे, गाड़ियां तो थी नहीं, धुआं तो होता नहीं था, वृक्ष बहुत ज्यादा थे। अब बहुत ज्यादा धुआं है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा है, बीमारियां बहुत ज्यादा हैं। अब इसकी महत्ता और कई गुना बढ़ गई है पहले से कि हमें पर्यावरण के बारे में जागरूक होना पड़ेगा और पर्यावरण को ज्यादा अच्छा बनाना पड़ेगा। ये ज्यादा जरूरत है इस टाइम पर। धन्यवाद भैया। एक और क्वेश्चन हम लेंगे कि जो नवग्रह है उसे टेरेस पर उसके लिए काफी कम जगह होती है, तो ऐसे में
हम इसे किस तरीके से रोपित कर सकते हैं? भैया जो इसका विज्ञान है वो तो यही है कि जिस घर के अंदर परिवार के जन रहते हैं उस घर के ऊपर इन 9 पौधों को लगाएं ताकि प्लैनेट से आने वाली नेगेटिव एनर्जी को रोका जा सके। ये तो साइंस है। घर कितना भी छोटा हो या टेरेस कितनी भी छोटी हो, आ, फिर भी अगर कोशिश की जा सके और अगर 9 पौधे, कोई 9 छोटे छोटे गमले भी अगर रखे जा सके तो उचित होगा, बेहतर होगा। और अगर लगता है कि छत बहुत ही छोटी है और गमलों में रखने पे दिक्कत हो जाएगी, तब हमारे पास दूसरा उपाय भी है। क्या है वो दूसरा उपाय? पहला उपाय तो यही है कि हम लोग गायत्री यज्ञ करते हैं, तो उसमें भी हम लोग नवग्रह शांति के लिए करते हैं। कहीं से हम नवग्रह की अगर समिधाएं अगर उठा के ले आए और वो समिधाएं अगर हम यज्ञ में डालें तो भी नवग्रह शांत होते हैं। तो अगर ये तरीके से अगर पॉसिबल नहीं है छठ छोटी होने का वजह से, तो हमारे पास और तरीके भी हैं। गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र तो सबसे बड़ा मंत्र है। इसे अगर हम जाप करें नियमित रूप से गुरुदेव के अनुसार कम से कम 3 माला हर दिन, तो सारे के सारे प्लैनेट्स अपने आप अच्छे हो जाते हैं। तो अगर अगर हम नवग्रह वृक्ष को नहीं लगा पाते हैं किसी भी वजह से, तो और उपाय जो हैं हम उनको अपना सकते हैं और नवग्रहों को हम शांत कर सकते हैं। थैंक यू भैया। एक और क्वेश्चन है कि 9 trees may be too many to put in balcony. Is there a similar set say of 3 trees? ये भाई नवग्रह से है या ये इंडोर प्लांट से है? आई थिंक नवग्रह से, कि नवग्रह में 9 पौधे बालकनी में रखना बहुत हो जाता है। तो कोई छोटा वे है इसका कि जिसमें हम 3 पौधे जिसको है मुख्य रूप से चूज करके रख सके इन 9 पौधों में से। देखिए, तुलसी तो हर घर पे होती है, तो तुलसी तो हम हर घर पे लगाते ही हैं। बाकी नवग्रह का जो कंसेप्ट है वो है 9 वृक्ष और 9 दिशाएं। और अगर हम ये 9 वृक्ष ना लगाएं, 9 दिशाओं पे ना लगाएं, तो फिर ये कंसेप्ट रह नहीं जाता। अब बात यह है कि हम लगा सकते हैं इनको अपने घर पे एज अ मॉडल किसी जगह पे रख सकते हैं। भले ही 1 रखें, 2 रखें या 3 रखें। अब जैसे मान लीजिए कि एक तुलसी रख सकते हैं, पीपल रख सकते हैं, बरगद रख सकते हैं, और उनकी भी हम पूजा कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, या उन पे हम पानी दे सकते हैं। तो ये है। पर इसका जो विशेष लाभ तो तभी है जब हम इनको इनकी उचित दिशा में लगाएं। अगर हम इनको इनकी दिशा पे ना लगाएं तो फिर उतना तो लाभ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो लाभ है ही। और हम वो अपनी बालकनी में हम लगा सकते हैं, 1, 2 या 3 वृक्ष लगा सकते हैं। धन्यवाद भैया। काफी परिजनों के पास काफी क्वेश्चंस है। शायद हम सारे क्वेश्चंस यहाँ पर इस समय को देखते हुए नहीं ले सकते, तो मैं नीतीश त्रिपाठी भैया से निवेदन करूंगा कि वह ईमेल आईडी आप सभी को प्रोवाइड करें, जिससे कि आप सभी के क्वेश्चंस उस ईमेल आईडी के माध्यम से पूछे जा सकते हैं एवं आंसर आपको प्राप्त। जी भैया। भैया ईमेल आईडी शेयर कर दी है चैट में, और यूट्यूब के वीडियो में भी हम डाल देंगे ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे भी चैट में शेयर कर दी हमने, अगर आपको दिख रही है। ओके, थैंक जी, यू। और यूट्यूब पे भी अपडेट कर देंगे, ताकि आप किसी को भी अगर क्वेश्चंस पूछने तो इस पे क्वेश्चन भेज के हमसे पूछ सकता है। और हमारे गायत्री परिवार के ग्रुप्स भी हैं, प्रकृति मित्र अभियान का पेज है, फेसबुक पेज, और प्रकृति मित्र अभियान का व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उस पे भी आप जुड़ सकते हैं, उससे भी जुड़ सकते हैं। उसके भी हम लिंक्स वहाँ पे डाल देंगे यूट्यूब के सेशन के नीचे कमेंट्स में। अगले हम सेशन जो हम लेंगे घर घर प्रकृति मित्र, जो हम चाहते हैं कि घर घर में प्रकृति मित्र हो, और जब तक ये विषम परिस्थितियां हैं और जब तक हम घर में हैं, तो नेक्स्ट सेशन हम जो लेंगे वो टेरेस गार्डनिंग के ऊपर लेंगे, जो किस तरह से हम मेडिसिनल प्लांट्स, स्पाइसेस एंड हर्ब्स
और वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, उनके उनके बारे में नॉलेज। और जिस तरह से हम शांति कुंज के उसमें तत्वाधान में देखते हैं वृक्ष गंगा अभियान के तहत कि मसाला वाटिका, शाक वाटिका और ये औषधीय वाटिका जो लगती है, तो उस पे हम चर्चा करेंगे अगले सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। जी भैया प्रणाम। ओवर टू गायत्री चेतना केंद्र बेंगलुरु। मैं देवा स्वरूप भैया से निवेदन करूंगा कि वह आभार व्यक्त करें एवं शांति पाठ कर प्रोग्राम का समापन। प्रणाम सभी को। तो थैंक यू अजय भैया, नितेश भैया, विमर्श भैया। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और एनलाइटनिंग सेशन था। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं बट उनकी इम्पैक्ट बहुत बड़ा है और लॉन्ग टर्म में हमको बहुत ही फ़ायदा देगा ये सब अगर हम फॉलो कर पाते हैं। तो सभी को मैं थैंक्स बोलूँगा, सारे ऑडियंस को और सारे प्रेजेंटर्स, वॉलंटियर्स, ऑर्गेनाइजर्स को। और हम क्लोज करेंगे एक शांति पाठ के साथ ये सेशन को। और सभी को निवेदन है कि आप प्लीज़ म्यूट पे कर दें अपने फ़ोन्स को। थैंक यू। ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद।